वहीद टूर एंड ट्रेवल्स, रायचूर टूरिज्म सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रायचूर की शान न्यू ज़ीशान बिरयानी हाउस, SLV कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, रायचूर। समा लेडीज कॉर्नर, खवातीन की आराइश और ज़ैबाइश बनाव सिंगार का सभी सामान दस्तयाब है। सना लेडीज कॉर्नर नीड्स टेलर, लेडीज और जेंट्स के लिए बेहतरीन टेलरिंग शॉप। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने 14 तारीख को अप्रैल 14 तारीख को जो आवाम को मुखातिब होकर लॉकडाउन के सिलसिले में कुछ बातें बताई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने जिस तरह से लॉकडाउन को सख्ती से किया, जिस तरह से जो तरीक़े अपनाए लॉकडाउन में, और लॉकडाउन की हालत में हमारे वज़ीर आज़म पहली बार मुहाजिर मज़दूर के बारे में भी कहा। ये बहुत खुशी की बात है। आवाम को जो 7 फार्मूले पर चलने को कहा, वो भी बहुत तारीफ़ काबिल है। हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे साथ में जो गरीब है, जिस गरीब की मदद ज़रूरत है, उस गरीब को मदद करने के लिए भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात हमसे कही। ये भी बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की, उस तकरीर में, उस बयान में कुछ चीज़ों का नहीं रहना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। रियासत दिल्ली में जो तबलीगी जमात वालों ने गैर ज़िम्मेदाराना काम किया, जो मामले सामने आए, उसकी मज़म्मत हम भी करते हैं, और जो गैर ज़िम्मेदाराना काम किए उन पे FIR भी दर्ज हो चुका है, उनको सज़ा भी मिलेगी, ये दूसरी बात है। लेकिन इस मामले पर वज़ीर आज़म ने कुछ भी कहने से पीछे रह गए। और दूसरी बात, तबलीगी जमात वालों ने भी ऐलान किया कि जो तबलीगी जमात में मौजूद थे वो सामने आकर हुकूमत का साथ दें और अपने अपने टेस्ट करवाएं। ये उनके तरफ से बहुत बड़ा ऐलान था, और तबलीगी जमात के सदर हुकूमत के साथ में रहने का और हुकूमत का साथ देने का भरोसा भी दिया। उसके बावजूद भी कुछ TV चैनल वाले और कुछ अखबार वाले, ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पे जो हुकूमत में रहने वाली पार्टियां और अलग अलग तंजीमें मुसलमानों को लेकर इस तरह से हर एक छोटे छोटे सूबे और देहात में जहर फैला दिया, और उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जगह जगह पर मुसीबतों को सामना करना पड़ा। और मुसलमानों को लेकर जहर फैलाने की बात, उनसे कुछ सामान ना लें, कुछ ना दें, ऐसा बड़े बड़े सियासतमंद और जो हुकूमत में रहने वाली पार्टियों के कुछ नेताओं ने ऐसा बयान किया। इसके खिलाफ में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। वे कह सकते थे जो भी ऐसी अफवाहें फैला रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखते हैं आगे, शायद वो उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो कुछ ऐसा फैसला आगे करेंगे। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने तकरीर करते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारे भारत के वज़ीर आज़म नहीं, कोई एक BJP के लीडर तकरीर कर रहे हैं और लोगों को
अवाम के साथ मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात को अवाम तक रख रहे थे, हमारी हुकूमत ने जिस तरह से फार्मूले अपनाए, जिस तरीके से लॉकडाउन में सख्तियां बरती गई, उस हिसाब से भारत में वायरस के मरीज बहुत ज्यादा देखने को नजर आए। इससे भी बेहतर कोई तरीका ना कोई ममालिक अपनाए, ना कोई ममालिक अपना सकेगा। इतने बेहतर हम लोग फार्मूले अपनाए हैं। इस तरह की बात हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मतलब मोदी जी हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी हुकूमत बहुत सारे टेस्ट करवा रही है और आइसोलेशन वार्ड रेडी किया है और डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स फराहम किया। इन चीजों को लेकर ऐसी बात कर रहे थे। ऐसी बात करना नर्वस होने वाली बात है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी एक कौमी वजीर आजम हैं, एक कौमी सदर हैं, जो सही को सही कहना और बताना और अपने से जो खताएं हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनको समझकर सुधारते हुए अवाम को और हुकूमत को सही रास्ते पर चलाना उनका काम है। लेकिन बदनसीबी से ऐसी बात बताते हुए बोल रहे हैं कि हम जिस तरह जो हथकंडे अपनाए वायरस की बीमारी से, आइसोलेशन, टेस्टिंग्स, लॉकडाउन से, अगर भारत के साथ दूसरा ममालिक को जोड़कर देखेंगे तो भारत से भी सबसे ज्यादा वायरस देखा जाएगा दूसरे ममालिक में। हमारी हुकूमत ने जो फार्मूले अपनाए, मुस्तकबिल को देखते हुए जो हाथकंडे अपनाए, बहुत होशियारी के साथ चले हैं, इसीलिए भारत में वायरस की मरीज कम हुए हैं, ऐसा बोल रहे थे। थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालेंगे तो इसकी सच्चाई मालूम होगी, क्योंकि अगर खुदा या भगवान भी कुछ कह दे तो उसको सवाल करना ज़रूरी है। अगरचे कोई एक स्वामी, कोई मटके बड़े बुजुर्ग ये सवाल करेंगे, कुछ बोलेंगे अवाम को, तो उसके बारे में सवाल करना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जो वजीर आज़म है, वो भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको सवाल करना, उन बातों पर सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में सवाल और जवाब होने के बाद ही, राय और मशवरे के बाद में ही नतीजा सही निकलता है, और जो नतीजा सही निकलता है उसे कबूल करना, उसको अमल में लाना अच्छी बात है। तफसील पे आता हूँ। मार्च 24 को भारत में वायरस के मरीजों का आंकड़ा 536 था। वजीर आजम बोलना ये चाह रहे थे कि मार्च 24 को दूसरे ममालिक में भी लगभग भारत के वायरस के मरीजों के बराबर या उनसे थोड़ा ज्यादा और कम में जो ममालिक में वायरस के मरीज थे, बहुत ज्यादा इजाफा दूसरे ममालिक में हुआ है। ये बात कुछ हद तक सही है। मिसाल के तौर पर मार्च 24 को अमेरिका को अगर हम जोड़ लेंगे भारत के साथ में, तो मार्च 24 तारीख को अमेरिका में लगभग 50,000 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद थे। उस वक्त भारत में 536 मरीज मौजूद थे। आज की अगर तारीख हम देखेंगे अमेरिका की, तो वहाँ पर आज की तारीख में 7,30,000 पर 8,923 वायरस के मरीज में इजाफा हुआ है। यानी कि भारत के साथ हम जोड़ लेंगे तो लगभग 12 गुना वायरस के मरीज अमेरिका में ज्यादा हुए हैं। उसी तरह ब्रिटेन, यूनाइटेड ऑफ किंगडम में अगर हम देखेंगे 24 मार्च को, वहां पर भी जो वायरस के मरीज थे उनके आंकड़े अगर देखेंगे तो 24 मार्च को ब्रिटेन में 8,000 थे। आज की तारीख उठाकर देखेंगे तो 90 पर 9,000 मरीज इजाफा हुए हैं। जर्मन में भी
उसी तरह अगर हम जर्मन को भी जोड़ लेंगे, 24 मार्च को जर्मन में 30,000 वायरस के मरीज थे। आज की तारीख में 1,13,000 वायरस के मरीज मौजूद हैं, उनमें इजाफा हुआ है। मोदी जी की बात इस हद तक सही है, जो हमारी हुकूमत अब तक जैसे लॉकडाउन को कामयाबी हासिल की है उसको बढ़ाए और उसमें और ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाएं। लेकिन वजीर आजम ने पूरा सच नहीं बताया, और पूरा सच इसलिए नहीं बताया कि हमारे मुल्क की जो मीडिया है, ये मीडिया महर नफ्सिया मनोवादी मीडिया है। ये मीडिया वालों ने इस पर सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये हुकूमत की पैरवी करने वाली ये मीडिया है। ऐसे मीडिया चैनल से तमाम मुल्क के आवाम को बचना चाहिए, क्योंकि सच बताने वाली मीडिया काफ़ी कम हो चुकी है। अब मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका में 10 लाख लोगों में 8,000 लोगों को टेस्ट करवा रही है, और इटाली में 10 लाख लोगों में 17,000 लोगों का टेस्ट करवा रही है। इसीलिए वहां पर वायरस के मरीज की गिनती में इजाफा हो रहा है। इस मामले को इस ममालिक के जो हुक्मरान हैं, मुस्तकबिल को सोचते हुए, अवाम को देखते हुए, अवाम को आगे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए टेस्टों में इजाफा करने की वजह से मरीजों के आंकड़े में ज्यादा इजाफा हुआ है। अमेरिका और इटाली को भारत से जोड़ते इन ममालिक से हजारों गुना पीछे हैं, और साउथ कोरिया ममालिक भी उसी तरह 10 लाख लोगों में 6,000 लोगों का टेस्ट करवा रही है। लेकिन हमारे भारत में 10 लाख लोगों के अंदर सिर्फ 3 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, और वो बढ़ते 3 से 5 करवा रहे हैं, 5 से 10 हो गए, और आज के मामले में 10 लाख लोगों में 160 पर 7 लोगों का टेस्ट करवाया जा रहा है। यानी अमेरिका में जिस तरह से लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवा कर वो लोग मुस्तकबिल के बारे में आवाम को सोच रहे हैं, उस हिसाब में अगर हम भारत को जोड़ेंगे तो भारत उनसे कई हजारों गुना पीछे है। अगर इटाली, कोरिया, अमेरिका में जिस तरह से टेस्ट किया जा रहा है, भारत इटाली और कोरिया, अमेरिका के हिसाब से 10 लाख लोगों में 10,000, 20,000 का अगर टेस्ट करवाएगा तो भारत में भी मरीजों का आंकड़ा सबसे ज्यादा वायरस के मरीज के आंकड़े में इजाफा होगा। इन ममालिक से भी ज्यादा आएगा। भारत के आबादी के हिसाब से 15-16 लाख मरीज यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमारे पास 10 लाख लोगों में 10,000 लोगों को टेस्ट कराने के लिए इतना सारा टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं है। मोदी जी लोगों को अमेरिका, इटाली, जर्मनी ममालिक के साथ भारत को जोड़कर खुशी इजहार करना भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत मुश्किलें सामने आ सकती हैं भारत के। और एक खास बात, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ये बात जानबूझकर नहीं बताई या जानकर नहीं बताई, इस बात पर मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। 24 मार्च पर भारत में जो लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त साउथ कोरिया में भी वायरस के मरीज मौजूद थे। साउथ कोरिया में जिस वक्त भारत में लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को, साउथ कोरिया के मरीजों का आंकड़ा हम देखेंगे तो उस वक्त 9,030 पर 7 वायरस के मरीज थे, और भारत में उसी 24 मार्च को 536 वायरस के मरीज थे। लेकिन आज साउथ कोरिया में 10,661 ही वायरस के मरीज हैं, लेकिन भारत में 15,712 हो चुके हैं। यानी वो पहले जैसे बताए थे कि हम अमेरिका को कंपेयर करेंगे तो अमेरिका हमसे ज़्यादा है, इस तरह उन्होंने लोगों के सामने मुखातिब होकर ये बात को रखा। वो साउथ कोरिया की बात जानबूझकर नहीं बताए,
ऐसा मानना है। और दूसरी बात, साउथ कोरिया में मरने वालों की गिनती भी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो चुकी है और वहाँ पर टेस्टिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी नए मरीज़ वहाँ पर बहुत कम हो चुके। साउथ कोरिया को देखकर हमको और भारत को कुछ सीखना चाहिए, वो किस तरह से अपने वायरस के मरीज़ों को अपने ममालिक में कम कर रहे हैं, ये भारत को देखकर सीखना चाहिए। और थाईलैंड को भारत के साथ में जोड़कर देखेंगे, थाईलैंड में 24 मार्च को 827 वायरस के मरीज थे, इंडिया में वही 24 मार्च को 536 वायरस के मरीज थे। आज थाईलैंड में वायरस के मरीज 2765 है और भारत के अंदर 15,700 वायरस के मरीज है। थाईलैंड को इंडिया से मिलाकर देखेंगे तो भारत थाईलैंड से 6 गुना इजाफा हुआ है मरीजों में। ये सारे मामले मोदी जी अवाम को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और इस पर सवाल जो मीडिया भारत में चल रही है, वो मीडिया भी सवाल करने चाहिए थी, लेकिन मीडिया तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर न्यूज़ फैलाने और भारत के अंदर आतंक फैलाने लगी हुई है। ऐसी गोदी मीडिया यहाँ पर चल रही है। और उस हिसाब से अगर मलेशिया से जोड़कर देखें, 24 मार्च को मलेशिया में 1024 थे वायरस के मरीज और भारत के अंदर 536 वायरस के मरीज पाए गए थे। आज मलेशिया में 5305 वायरस के मरीज पाए गए हैं और भारत के अंदर 15,712 भारत में वायरस के चपेटे में आए हुए मरीजों का आंकड़ा है। इसका मतलब मलेशिया से भी ज्यादा भारत में 2 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। और मलेशिया कैसे मुमकिन करने में कामयाब हुई कि अपने ममालिक में वायरस के मरीजों को कम करने में, ये हमें सोचना चाहिए। इन मामलों पर रोशनी डालना चाहिए था मोदी जी को और अवाम को बताना चाहिए था। मीडिया में सवाल इन मामलों पर उठाना ज़रूरी था, लेकिन मीडिया सवाल उठाने से रह गई। ये बात सोचने वाली है कि आंकड़ों में हमसे भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वायरस के मरीज रहने वाले ममालिक आज हमसे भी कम तादाद में कैसे मरीजों को कंट्रोल किया। इन ममालिक के इस काम को मोदी जी गौर व फिक्र करना और इन ममालिक के जो रास्ते अपना रहे हैं, उन रास्तों को मोदी जी अपनाना चाहिए। और एक सबसे ख़ास बात यह है कि भारत में सबसे पहले वायरस के मरीज़ जनवरी 30 तारीख को सामने आया। उस वक्त आलमी इदारे सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले ये ऐलान किए थे कि वायरस से आलम में यानी सारी दुनिया में इमरजेंसी नाफिज करना पड़ सकता है। और मार्च 13 को ये भी ऐलान किया गया कि वायरस फैलने वाली एक पेंडेमिक बीमारी है, उसके बावजूद भी भारत में इमरजेंसी नाफिज कराने में लापरवाही बरती गई। इस लापरवाही बरतने में हुक्मरानों ने सिर्फ उस वक्त 50.4 यानी 54 वायरस की चपेटे में आए हुए मरीज थे। और मार्च 13 को यह भी ऐलान किया गया कि वायरस फैलने वाली बीमारी है, पेंडेमिक बीमारी है, उसके बावजूद भी भारत में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। और हुकूमत ने ये वायरस मुस्तकबिल में कितना खतरनाक हो सकता है ये सोचना चाहिए था। इसके बावजूद भी काफ़ी सारी
भारत की हुकूमत में लापरवाही बरती गई और बेजवाबदारी काम किया। ऐसे ही तबलीगी जमात वालों ने भी इसी तरह की लापरवाही बरती। मार्च 13 तारीख को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऐलान करने के बावजूद भी तबलीगी प्रोग्राम को परमिशन देते हुए ये सबूत दिया कि कितनी लापरवाही के साथ में ये लोग अवाम को खतरे में डाल रहे थे। और उसी तरह आदित्यनाथ योगी जी ने भी लापरवाही बरती। तमाम भारत के बड़े बड़े लोग और पंजाब के अमरिंदर सिंह ने भी ऐसी ही लापरवाही बरतकर लोगों को भीड़ में इकट्ठा किया, क्योंकि भारत के हुक्मरानों को वायरस कितना खतरनाक है सारी मालूमात के बावजूद लापरवाही बरतने की वजह से सारे लोग इस लापरवाही में शामिल हो गए। ये सिर्फ तबलीगी वालों की लापरवाही नहीं थी, सारे हुक्मरानों की लापरवाही थी। और सारे आलम में वायरस को लेकर कितना परेशान है, उसके बावजूद भी भारत के हुक्मरान इस वायरस से निजात पाने के लिए जो सरो सामान इकट्ठा नहीं किए, हजारों टेस्ट किट और डॉक्टर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स किट, मास्क लाखों की तादाद में हुकूमत को चाहिए थे और इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसका अंदाज़ा लगाते हुए ये सारे किट या हुकूमत के तरफ से इंडिया में बनाए जाएंगे या किसी खानगी इदारे को देना चाहिए, ये सोचकर हुकूमत को इस पर सख्त कार्रवाई और सख्ती से इसका ऐलान करना चाहिए था। और भारत में अगर इन सारी चीज़ों को बनाएंगे तो एक दिन में कितनी पैदावार होगी, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर कदम उठाने चाहिए थे, बल्कि उससे भी पीछे रह गए और लोगों के सामने अमेरिका के साथ में जोड़कर बताते हैं कि आज हम अमेरिका से भी आगे हैं और हमारा लॉकडाउन कामयाब है, ऐसा लोगों को बताते हैं। और एक ख़ास बात यह थी कि मार्च के 7 तारीख तक भारत की हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें कितने किट चाहिए और भारत के किसी भी कंपनी को बनाने के लिए हुक्म तक नहीं दिया गया था। और मार्च 24 तारीख भी इन सामान के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो भी रिहाई नहीं किया गया, इतनी लापरवाही बरती गई। और एक खास बात, मार्च 30 तारीख को चाइना ने हजारों की तादाद में टेस्टिंग किट और लाखों की तादाद में मास्क और PPF पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स फराहम करने के बाद चीना की एक कंपनी को 31 तारीख को टेस्टिंग किट बनाने का ऑर्डर किया। यानी जो लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू हुआ उसके ठीक 16 दिन बाद में इन लोगों ने कुछ काम करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई और 16 दिन तक सुस्त रह गए। जो सामान चाइना के जो कंपनी को ऑर्डर किया हुआ है वो सामान आने तक और हमें 10 से 12 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब आने तक जो वायरस की चपेट में आएंगे वो सरकार की हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से मौत के घाट उतरेंगे और जो टेस्ट करवाने हैं वो लाइन में खड़े रहेंगे। जो अब तक वायरस की चपेट में मरेंगे उसके जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। आलमी इदारे सेहत वालों ने वायरस की बीमारी को लेकर आगाह करने के बावजूद भारत को खतरा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। गैर जिम्मेदार हुक्मरानों की वजह से और लापरवाही की वजह से आज भारत की आवाम को
ये नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर साउथ कोरिया के रास्ते पे चलते तो अच्छा होता, मगर ट्रंप के रास्ते पर चलने से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इन सारे गैर जिम्मेदार काम से इस मुश्किलात में डालकर और लोगों के साथ मुखातिब होकर हमने लॉकडाउन को कामयाब किया बोलना ये सही नहीं है। बात ख़त्म करने से पहले एक आखिरी बात बताकर बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे बड़ी बेजवाबदारी ये है कि फरवरी 24 तारीख से आलमी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग कराने का ऐलान आलमी इदारा सही वाले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले ये ऐलान किए और इसको अमल में लाने की ताकीद की थी। और उस हिसाब से अगर वायरस के मरीजों का दूसरे ममालिक से जोड़कर देखेंगे, फरवरी 24 तारीख पे जो स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया था उस आंकड़ों के हिसाब से भारत को दूसरे ममालिक से अगर जोड़ेंगे तो जिस वक्त स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया था, स्क्रीनिंग कराने के लिए सारे आलमी हवाई अड्डों पर शुरू किया गया, उस वक्त थाईलैंड का जो आंकड़ा था 35 पर था, सिंगापुर का जो आंकड़ा था 80 पर था, नेपाल का जो आंकड़ा था वायरस की चपेट में आए हुए मरीजों का 1 था, वियतनाम में 16 और मलेशिया में 22 और आलम की बड़ी ताकत अमेरिका में उस वक्त 50 पर 3 यानी 53 स्क्रीनिंग के केसेस सामने आ चुके थे। मगर उसके बावजूद भी भारत की हुकूमत 24 तारीख को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाजे और गानों के साथ में भारत में इस तरीके से इस्तकबाल किया और लाखों की तादाद में भीड़ जमा करवाई और इतने खतरनाक बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका के खिलाफ कोई पाबंदियां ना करते हुए लापरवाही बरती गई और जितने अमेरिका से उस वक्त आए थे किसी का भी स्क्रीनिंग टेस्ट भारत की हुकूमत से नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान भारत को है। इसी तरह फरवरी 24 में जो स्क्रीनिंग का ऐलान हवाई अड्डों पर किया गया था, आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 7 तारीख को ये भी ऐलान किया कि जो इटाली, ओमान, कतर, वियतनाम, चाइना, अमेरिका, जापान से जो मुसाफिर आएंगे उनको अभी स्क्रीनिंग के बाद में भी उन मुसाफिरों का टेस्ट किया जाना चाहिए और उन्हें क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। मगर इसको भी हमारी हुकूमत ने बहुत ही नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही बरती। अमेरिका से जितने भी मुसाफिर 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक जितनी अमेरिकी मुसाफिर आए, उन मुसाफिरों का ना तो स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, ना तो उनका मेडिकल टेस्ट किया गया, ना तो उनको क्वारंटाइन किया गया। और मार्च 24 तारीख तक अमेरिका के अंदर और मार्च 24 तारीख को सारे आलमी हवाई अड्डे रोक दिए गए। इस दौरान आलमी मुसाफिरों का जनवरी 15 तारीख से 24 मार्च तक भारत के अंदर आने वाले मुसाफिरों का आंकड़ा 15 लाख से भी ज्यादा भारत के अंदर दाखिल हो चुके थे मुसाफिर। और उन 15 लाख मुसाफिरों में तकरीबन अमेरिका से आए मुसाफिरों का आंकड़ा जो हवाई एयर ट्रैफिक के आंकड़ों से मिलाकर देखेंगे तो लगभग उन 15 लाख मुसाफिरों में 3 लाख मुसाफिर जो अमेरिका से आए हुए थे। इन 3 लाख मुसाफिरों का
भारत सरकार ने ना तो कोई टेस्ट करवाया, ना तो कोई स्क्रीनिंग करवाई, ना इन्हें कोई होम क्वारंटाइन किया। इतनी बेजवाबदारी और इतना लापरवाही बरत कर मामूली एक तबलीगी जमात को जो हर एक मीडिया चैनल में दिखा कर मुसलमानों के खिलाफ में जो डर पैदा किए हैं, जो मुसलमानों को लेकर जो सियासतें कर रहे हैं, उनको इन सारे मामलों पर सवाल उठाकर मोदी जी को इसका जवाब मांगना चाहिए था, लेकिन वो करने से रह गए। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपना जो चैनल है, जो न्यूज़ है, उसको दिखाते रहे। ऐसे मीडिया वाले जो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, इनको इससे बाज आना चाहिए। हाल ही में हम लोग देखेंगे तो आज से 2 दिन पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में चितापुर तालुक में के पास एक सूबा है, वहां पर भी तकरीबन जो अकीदतमंद है जत्रे में जमा होकर जत्रे को कामयाब करने के चक्कर में आए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था ये जो कोरोना वायरस है, इसकी चपेटे में हम लोग आएंगे। इसी तरह नादान तबलीगी वालों ने भी ऐसे ही लापरवाही बरती, उन पर काफी सारा इल्जाम उठाकर जहां कहीं भी दाढ़ी और टोपी वाले दिखते हैं, कहते हैं कि ये तबलीगी है, ये पॉजिटिव आदमी है करके जो बताते हैं, ये काफी गलत हो रहा है। इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो अपनी खोताइयों को छुपाने के लिए मीडिया को आगे बढ़ाकर ये प्रचार कर रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये तबलीगियों की तरफ से आया। जो बताने वाले मीडिया चैनल है, उनको शर्म आनी चाहिए। जो वायरस पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पर वो वायरस तबलीगियों से कैसे आएगा? ये वायरस तो दूसरे ममालिक में पैदा किया हुआ है। ये वायरस को जानबूझकर बनाया गया हुआ वायरस है। और हाल ही में मैं एक मैगजीन देखा, उस मैगजीन में के फ्रंट पेज पर मैंने देखा, वो मैगजीन अप्रैल 7 तारीख को रिलीज हुई है। वो मैगजीन के फ्रंट पेपर पर लिखा है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसका ये मतलब है कि सारे मामले सोचे समझे साजिश के तहत किए गए हैं। इस पर तमाम जो भारत के अवाम है, जो बासिंदे हैं, वो गौर और फिक्र करना चाहिए। वायरस का कोई मजहब नहीं है। इस वायरस से हम लोग निजात पाने के लिए हम सारे मिलकर इससे कैसे निजात पाएं, इसके बारे में हम लोग सोचना चाहिए। और मैं सभी से एक अजीजाना गुजारिश करता हूं कि जो वायरस आया हुआ है, इससे कोई मुसलमान हिंदू इस तरीके से मत देखिए। सब मिलकर इस वायरस से निजात पाने की कोशिश करिए। और आने वाला जो रमज़ान है, मैं सभी को इस रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये गुजारिश करता हूं तमाम मुसलमानों से, जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं, हम लोग रमज़ान के रोज़े बाखूबी रखिए। कोई भी रोज़ा गैर ज़रूरी मतलब की वजह से, गैर ज़रूरी काम की वजह से ना छोड़ें। और जो ख़ास तौर पर जो इबादत है, वो अपने घरों में अपने घर वालों के साथ में बखूबी जमात बनाकर अपने घर वालों के साथ में नमाजों को अदा करें और रोज़ों को ना छोड़ें और इबादत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।